नोटबुक निकाल लो सभी। देखो शेड्यूल बनाते हैं पहले। हाँ न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, लेकिन चैप्टर खत्म होगा तब हो पाएंगे इसके न्यूमेरिकल। जैसे नेशनल इनकम में पहले करा दिए थे ना मैंने, वहां पे तो पॉसिबल था इसलिए पहले करा दिए थे, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए चैप्टर खत्म होने के बाद ही हो पाएगा। कुछ स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो तो ठीक कर लेना। शेड्यूल लिखते हैं। मान लो यहाँ पे इनकम ले लिया हमने। इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। इनकम को किससे डिनोट करेंगे? वाई से। इसके बाद हमने ले लिया कंजम्पशन। कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स में हम डिनोट करेंगे सी से। कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट ले लेना। इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करेंगे आई से। और मैंने एक इक्वेशन आपको पीछे बताई थी एग्रीगेट डिमांड की। 4 कंपोनेंट बताए थे, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट लेंगे बस हम, सी और आई, ये एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। इनकम ले लेते हैं, मान लो 0, 100, 200, 300, ये कोई भी है, लाख करोड़ में कुछ भी हो सकता है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा अभी। 400, 500, 600। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, वरना ना कंफ्यूज रहोगे लाइफ टाइम। मुझे बताओ, जब मेरी इनकम 0 होगी, क्या कंजम्पशन होना चाहिए या नहीं? यहाँ पे कुछ तो मैं जीरो इनकम पे 0 लिख दूं, यहाँ पे मैं कुछ 0 तो पे 0 लिख दूं, या होना चाहिए कंजम्पशन? बताओ। बुक खोल के मत बैठना, क्योंकि बुक खोल के बैठोगे तो सही आंसर करोगे, अगर किताब बंद करके बैठोगे तो सीखने के लिए कुछ मिलेगा। बच्चों के आंसर नो आ रहे हैं। नहीं होना चाहिए। क्या बताओ, बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हो? बिना कंजम्पशन के सरवाइव किया जा सकता है या नहीं? बिना कंजम्पशन के सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम 0 होगी तो भी कंजम्पशन होगा, ये बात तो पक्की है। तो यहाँ पे मान लो हमने कंजम्पशन ले लिया 100। ठीक है। 100 इनकम पे, अभी मैं लॉजिक बताऊंगा मैं क्यों ले रहा हूं ऐसे ये नंबर। ठीक है, मैं आपकी संदीप गर्ग वाली टेबल जानबूझ के नहीं बना रहा यहाँ पे। संदीप गर्ग में जो टेबल बनी है मैं वो नहीं, दूसरी बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। बहुत से स्कूलों में वही किताब लगी है मुझे पता है, पर मैं दूसरी बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे बनता है। देखो ये 100, ये 150 ले लिया मान लो हमने, फिर आपका 200, 250, उसके बाद 300, 350, 400। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। हाँ बता रहा हूँ ना, वही वही चीज समझा रहा हूँ अभी सक्षम। मैंने क्या बताया, एक चीज पहले ये समझ लो, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं? शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान लिया है। किसने मान लिया है? जेएम केन्स। जो केन्स का नाम हमने पढ़ा था, उस इकोनॉमिस्ट ने इन्वेस्टमेंट को मान लिया है कांस्टेंट।
इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। तो इन्वेस्टमेंट पर कांस्टेंट मान लिया है तो मान लो कोई भी नंबर ले लेना, यहाँ कोशिश नंबर यहाँ पे लो ना, वही नंबर यहाँ ले लेना, क्योंकि डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी फिर हम। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो, 100 की जगह 80 भी ले सकते हो, यहाँ 80 भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 80 लेने में। मैंने 100 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और ये कांस्टेंट रखना हमेशा। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा सर? केन्स का कहना था ऐसा कि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में करते हैं चेंज। तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया, कांस्टेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स सेक्टर में होता है ना, और फिक्स सेक्टर आपके कांस्टेंट रहते हैं शॉर्ट पीरियड में। ये हो गया आपका। अब जरा एडी कैलकुलेट करो, सी प्लस आई करना है, तो 100 प्लस 100, हाँ सी का अमाउंट अभी बता रहा हूँ ना, पहले टेबल बना ले पूरी। ये कितना हो गया, 200, 150 प्लस 100, 250, 200 प्लस 100, 300, 250 प्लस 100, 350, 300 प्लस 100, 400, 350 प्लस 100, 450, और ये 500। ये एग्रीगेट डिमांड निकल गया। ये टेबल बनी है हमारी। अब सुनो हमने क्या करा है यहाँ पे। पहली बात, जीरो इनकम पे कंजम्पशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको सरवाइव करना पड़ेगा ना। आप जिंदा कैसे रहोगे भाई, खाओगे पियोगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? तो वो ये कह रहे हैं कि इनकम भले ही जीरो हो फिर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ये कहां से आता है सर? पास्ट सेविंग्स में से आता है हमारी। कहां से आता है? पास्ट सेविंग। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हमारे पास पास्ट सेविंग नहीं है तो, नहीं है तो कहीं से तो आएगा, लोन लोगे, उधार लोगे, कुछ तो करोगे, लेकिन कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन नहीं रुकेगा। आप देख लो ना ये सिचुएशन कोरोना वायरस की, इनकम अगर आपकी जीरो भी हो गई होगी तो क्या आपका कंजम्पशन रुक गया था? नहीं रुका होगा कंजम्पशन, कंजम्पशन चल रहा होगा आपका। ठीक है, तो जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन होगा। फिर यहां देखो इनकम 100 है, कंजम्पशन 150। मुझे बताओ क्या दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं तो ये इनकम चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज हो रहा है ना, ये इनकम चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज हो रहा है। ये इनकम चेंज होने पे कंजम्पशन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वाली बात नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा आप जीरो कमाते थे तो आप 100 रुपए का कंजम्पशन करते थे, मान लो आप 100 रुपए कमाने लगे तो आप 150 रुपए का कंजम्पशन करोगे। फिर आप 200 रुपए कमाने लगे तो आपने कंजम्पशन 200 कर दिया। आप 300 रुपए कमाने लगे तो आप कंजम्पशन 250 करोगे। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, देखो यहाँ पे आप कहोगे सर 200 से 300, मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी है और मेरा कंजम्पशन बढ़ा है 50 रुपए से, तो बाकी 50 रुपए मैंने क्या कर लिए होंगे बताओ जल्दी? सेविंग। सेव कर ली होगी। बाकी 50 रुपए क्या कर लिए होंगे मैंने? सेव कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है इसके पीछे का लॉजिक, कि पहले तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेविंग का कॉलम अभी बनाया नहीं क्योंकि सेविंग मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी सेविंग बाद में पढ़ेंगे हम। बट आप इतना समझ लो कि इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन होगा, फिर आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने का रेट, कंजम्पशन के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से कम होगा। कंजम्पशन के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से कम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में लिखूं तो डेल्टा कंजम्पशन ऑलवेज, सॉरी मोर देन नहीं, लेस देन, डेल्टा कंजम्पशन हमेशा कम होगा डेल्टा इनकम से। ये सही है या गलत? देखो आप यहाँ पे प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा? ये देखो डेल्टा कंजम्पशन कितना है 50 और डेल्टा इनकम कितना है 100। फिर यहाँ डेल्टा कंजम्पशन कितना है 50, डेल्टा इनकम कितना है 100। मतलब चेंज इन कंजम्पशन हमेशा चेंज इन इनकम से कम होगा। इस वाले लॉ को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इसको उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। ये हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन समझ लो फिर भी, जो ये लॉ मैं बता रहा हूं आपको कि इनकम के इंक्रीज होने पे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने के रेट से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं।
अपनी इनकम का कुछ पोर्शन हम बचा लेते हैं, और इसलिए ऐसा होता है। इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का मतलब, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग भी होते हैं। तुम कहोगे कुछ लोग सर ऐसे भी देखे हैं मैंने जो 100 रुपए कमाते हैं और 200 रुपए खर्च करते हैं, तो उनको साइड कर दो ना, वो कुछ ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में क्या होता है जनरली, इन्वेस्टमेंट सेम इसलिए है पर क्योंकि केन्स का मानना है शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे नहीं। जैसे हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर पढ़ा था। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन से फैक्टर में होती है, फिक्स्ड फैक्टर में, जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी। तो फिक्स्ड फैक्टर को क्या हम शॉर्ट पीरियड में बदल सकते थे? वहां पे नहीं बदल सकते थे, नहीं बदल पाते थे ना फिक्स्ड पीरियड को। ठीक, ये वही चीज है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी, ऐसा केन्स का मानना है। लॉन्ग रन तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा कांस्टेंट ही लिया जाएगा। अब बात आती है डायग्राम की। देखो पॉइंट प्लॉट करके तो बच्चा भी बना देगा डायग्राम। आप इनकम ले लो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक बार कंजम्पशन के पॉइंट प्लॉट कर दो, कंजम्पशन कर्व। ये 100 कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर एडी के पॉइंट प्लॉट कर दो तो एडी कर्व। तो पॉइंट प्लॉट करके तो कोई भी बना देगा, हम बनाएंगे बिना पॉइंट प्लॉट किए। देखो डायग्राम बनाते हैं फ्री हैंड। मैं पेन से बना रहा हूं, अगर आप लोगों के पास पेंसिल हो तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये लो यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। डॉटेड लाइन बना ले। ये मान लो आपका कांस्टेंट ले लिया हमने। हाँ, फ्री हैंड बनाना होता है एग्जाम में, फ्री हैंड बनाना होता है। सेम पॉइंट से कंजम्पशन कर्व भी जाएगा आपका। ये आपका मान लो एक ही पॉइंट से, क्योंकि 100 सेम है यहाँ पे, तो मैंने एक पॉइंट से ले लिया। ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट बना दिया मैंने, ये मेरा आई कर्व हो गया। और ये हमने बना लिया कंजम्पशन कर्व, हमने बना लिया कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इसके बाद आप एक इक्वल गैप से यहाँ से सी और आई को ऐड कर दोगे। सी और आई को ऐड कर दोगे तो आपका मान लो यहाँ पे ये कहीं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। सी और आई को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये डायग्राम बना लो, फिर नामकरण करते हैं इनके। नामकरण करने हैं खाली। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट को मान लो ले लेते हैं आर, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये देखो जीरो इनकम है ना, ये जीरो इनकम पे मिनिमम कंजम्पशन है। ये मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 100। इस मिनिमम कंजम्पशन को बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जिसको सी बार से डिनोट करेंगे। हाँ, मैंने अपने टेबल में एक साथ लिया है ना, ये देखो 100 और 100, तो जीरो पे 100 100 दोनों 100 है, तो इसलिए एक साथ हुआ। अदरवाइज तुम कुछ और नंबर लोगे तो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, आपके संदीप गर्ग की किताब में क्या कराया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट को 40 लिया है और एग्रीगेट डिमांड आ गया है 80। उन्होंने लिया तो सेम ही है, लेकिन बना गलत दिया है डायग्राम वहां पे। ठीक है, वो ध्यान से देख लेना आप लोग। लिया तो उन्होंने भी यही, देखो मैं टेबल दिखाऊं, मेरे पास किताब है इधर, ये रही। तो ग्राफ दिखा दीजिए। हाँ एक मिनट, ये वाला देखो पहले। ये देखो इन्होंने यहाँ 40 लिया है और यहाँ भी 40 लिया है, लेकिन जब ये 40 और 40 सेम है तो आपका बताओ डायग्राम एक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, पॉइंट से जो जहां से आई शुरू हुआ है वहीं से आपका सी भी होना चाहिए था।
तो ये गलत बना हुआ है डायग्राम इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अभी आप मेरे वाले पे आ जाओ, मैंने नंबर कुछ और लिए हैं, नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, हमें रटना थोड़ी है कोई, बट वो लॉ जो है वो लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए बस कंजम्पशन का। ये देखो ग्राफ, इनका नामकरण करना था हमें, तो यहाँ तो मैंने आर लिख दिया, इसको मान लो आप टी मान लेते हैं इसको, और ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने डिनोट करा है इनकम को, यहाँ पे हमने इनकम को डिनोट करा है, ये वाई है हमारा, रुपीज में है जो भी वैल्यू होगी, और यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ऐसे लिखना होता है, मैं ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है एडी, ठीक है। तो एडी कर्व हमें बनाना था बेसिकली यहाँ पे। कोई बच्चा मुझे बताओ मैंने ये लाइन सीधी क्यों बनाई, बिल्कुल मैंने ऐसे या ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे कॉन्वेक्स या ऐसे कॉनकेव क्यों नहीं बनाया? सर सेम रेट से बढ़ रहा है। हाँ, रेट ऑफ चेंज पता है ना सब बच्चों को, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी मैं बाद में डालूंगा इसमें, अभी नहीं डाल रहा वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे, बाद में समझाऊंगा मैथमेटिक्स वाले, डेरिवेटिव पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मैथ्स के साथ, तभी इसको टफ माना जाता है आगे जाके। इसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स टर्म में? लीनियर कंजम्पशन कर्व। ये कैसा कर्व है हमारा? लीनियर, लीनियर मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है खाली, बस 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन है। सर आपने आर के पीछे क्या लिखा है? ये सी बार लिखा हुआ है, इसको ना ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब इनकम जीरो पे जो कंजम्पशन होता है, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है ना, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये सी बार है, सी बार से डिनोट करते हैं, याद रखना। सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसका मतलब होता है आपका कंजम्पशन एट इनकम जीरो या जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। मैं इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको, मेरी किताब में जितनी जगह है ना खाली वहां पे उतना ही लिखवाऊंगा मैं, ताकि वहां भर सके बच्चे बाद में इसको, जिनके पास होगी, वरना आप नोट्स में और बुक से पढ़ोगे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं समझा दूंगा आपको जरूर, लेकिन जो 2 मेन पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे ये किताब जैसे है ना, तो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा, यहाँ डायग्राम हो जाएगा, और फिर ये छोटी सी जगह है, तो इतनी जगह में 2 ही पॉइंट आ पाएंगे, वो 2 मेन वाले पॉइंट लिख देते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। बन गया सबका? लिखें? अरे डिक्टेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में तो लिख लोगे तुम। ये लो, फिर मुझे कैमरा घुमाना पड़ेगा इधर से उधर। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, डिक्टेट ही समझ लेना उसको, जिसको राइटिंग ना समझ आए मेरी वो उसको डिक्टेट समझ के लिख लो। एक्सप्लेनेशन पहला बुलेट, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम point R. Consumption curve starts from point R as there is some minimum, as there is some minimum level, as there is some minimum level of consumption, minimum level of consumption, minimum level of consumption required for survival, for survival, जिंदा रहने के लिए, for survival, even when the income, even when the income is zero, even when the income is zero, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, हमें कुछ मिनिमम कंजम्पशन की जरूरत होती है, इसलिए वो पॉइंट आर से स्टार्ट हुआ है। एक बुलेट्स और,
according to Keynes, according to Keynes, according to Keynes, in short period, according to Keynes, in short period investment remains, constant. Investment remains constant. So investment curve is parallel to x-axis. इन्वेस्टमेंट पैरेलल की स्पेलिंग मुझे नहीं याद आ रही, ठीक करके लिख लेना. इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट मान लिया जाता है सर अकॉर्डिंग टू के आगे क्या लिखा है इसके? अकॉर्डिंग टू केन्स, KEYNES, अकॉर्डिंग टू केन्स इन शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा. 100 ले लिया हमने. इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, तो इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब दो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि इन्वेस्टमेंट कर्व आपका एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. क्यों है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्योंकि केन का ऐसा मानना था. अब केन्स का मानना था तो उसका मानना था, वो इकोनॉमिक्स है, उसकी बात को तो नहीं टाल सकते हैं. उसके बाद जीरो इनकम पे मिनिमम कंजम्पशन जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए. इसलिए हमारा कंजम्पशन कर्व कुछ पॉइंट ऊपर से स्टार्ट हुआ है, जिसे पॉइंट आर कहा हमने. उसे हमने क्या कहा? पॉइंट आर. कुछ बातें यहाँ पे और लिखी हुई हैं आपकी किताब में बहुत सारी, वो ऐसे ही समझ लेते हैं. हो गया सबका? हटाऊं इसे मैं? अच्छा मुझे बताओ, कोई एडी कर्व की स्लोप कैसी है? स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी कर्व की स्लोप जब भी पूछे तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बताना होता है. पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है? पॉजिटिव. कंजम्पशन कर्व की स्लोप कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कंजम्पशन कर्व की भी पॉजिटिव है. इन्वेस्टमेंट कर्व की स्लोप कैसी है? इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी कोई स्लोप नहीं है, कांस्टेंट है वो. कांस्टेंट है आपका. तो ये सारी बातें बस यही हैं आपकी जो है किताबों में लिखी हुई हैं कि एडी की स्लोप क्या है, कंजम्पशन की स्लोप क्या है. एक मिनट रुको बस. क्या क्या हो गया अब? एक तो हमारा एग्रीगेट डिमांड, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट, उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम. यही मेन था आज की क्लास का. उससे पहले का तो वो इंट्रोडक्शन था. और फिर इसके बाद 4-5 पॉइंट, 2 पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिए, वो आप कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में. और बाकी के वही पॉइंट्स हैं. स्लोप क्या है आपका? एडी कर्व का स्लोप है पॉजिटिव स्लोप, जो ये इंडिकेट करता है कि इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है. कंजम्पशन कर्व की स्लोप भी आपकी पॉजिटिव स्लोप है, जो ये बताता है इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है. अच्छा कैसे रेट से बढ़ता है? ज्यादा रेट से या कम रेट से? कंजम्पशन इनकम बढ़ने पे ज्यादा रेट से बढ़ता है या कम रेट से बढ़ता है? इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है, कम रेट से बढ़ता है. क्या कहते हैं इस लॉ को? इस लॉ को क्या कहते हैं? नहीं बता रहा कोई बच्चा. अभी तो बताया था मैंने, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम. बताओ अब इंग्लिश में. आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है, लेकिन बहुत आगे जाके दिया हुआ है एक बॉक्स में. केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस. ऐसा नहीं है, लेकिन बॉक्स में बना के दिया हुआ है, तो है ना. हाँ, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आपका यही बताता है कि जीरो इनकम पे कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगा, पहली बात तो ये. और इनकम इंक्रीज होने पे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने के रेट से हमेशा कम होगा, क्योंकि कुछ पैसा हम बचा लेंगे, कुछ पैसा हम सेव कर लेंगे अपनी इनकम में से. उसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं. ठीक है, तो अगली क्लास में एग्रीगेट सप्लाई से स्टार्ट करेंगे.
ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, ये हो सकता है कवर हो जाए। नहीं, अब रीजॉइन करके क्या करोगे, 2 बार तो रीजॉइन हो गया। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी ना, जब लगेगा कि जल्दी नहीं हो रहा, फिर करेंगे 3 बार रीजॉइन। बंद कर दें? अच्छा सुन तो लो पहले, 1 मिनट जाना मत कोई, अभी 1 सेकंड रुक जाओ। गया तो नहीं कोई? 2 होमवर्क हैं, एक तो ये नोट्स बना लेने हैं सबको और मुझे भेज देना है, लिख लिया हमने। और एक रफ कॉपी में आपको अपने आप से एक शेड्यूल बनाना है, वो उस किताब में से नहीं होना चाहिए, किताब वाले नंबर नहीं होने चाहिए, अपने कोई नंबर, और उन नंबर्स को प्लॉट करके डायग्राम बनाना है। होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये मुझे भेज देना आज ही आज में। सी कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, किताब वाला मत लेना। संदीप गर्ग की बुक है ना, मुझे पता है उसमें 40-40 का लिया हुआ है गैप, वो मत लेना। ठीक है, और टीआर जैन वाले का भी मुझे मालूम है क्या है उसमें, तो टीआर जैन, संदीप गर्ग, ये किताब होती है ज्यादातर स्कूलों में। और ग्राफ बनाना है पॉइंट्स प्लॉट करके, एक बार पॉइंट प्लॉट करके बना के भेजना मुझे, मैं देखूं कैसा बन रहा है, ऐसा बनेगा साफ सुथरा या फिर कैसा बनेगा। नॉर्मल पेपर पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे नहीं। ठीक है ना, नॉर्मल पेपर पे, ग्राफ पेपर पे तो कोई भी बना देगा, नॉर्मल पेपर पे पॉइंट प्लॉट करके स्केल लेके बनाना है, मतलब पॉइंट पेपर कर लेना, और फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम इसको बंद करते हैं।